हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लास 10th का 1.1 का छः ही क्वेश्चन देखा था। उसमें 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए थे। आज हम देखेंगे इसके बाकी के क्वेश्चन, इस चैप्टर के जो बाकी के क्वेश्चन बच रहे हैं वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, देखिए ये किस बुक से क्वेश्चन मिलेंगे। राजीव प्रकाशन NCERT 2023 और 24 पर जो बेस्ट बुक है उसमें ये सारी क्वेश्चन मिलेंगी। तो 7वां जो नंबर है, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है तो दे रखा है 3 गुणे 12 गुणे 101 और प्लस का 4। क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी एक संख्या है 3 गुणे 12 गुणे 104 प्लस का 101 प्लस 4 दे रखा है। व्याख्या कीजिए कि संख्या भाज्य है या अभाज्य। हमको ये व्याख्या करना है। तो चलिए हम क्या कर ले रहे हैं, इनका गुणनफल निकाल ले रहे हैं, इसके बाद इसको जोड़ ले रहे हैं। 12 यहीं 36 गुणे 101 प्लस का 4। 36 में 100 से गुणा करेंगे तो होगा 3600 और 36 से कम हो जाएगा 36 और प्लस का 4। 36 और 4 40, 36 और 40 3640। अब देखिए 3640 का अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये हो जाएगा तो भाज्य है, हाँ नहीं होगा तो क्या हम कहेंगे ये संख्या अभाज्य है। लेकिन हमको तो दिख रहा है कि संख्या भाज्य, 0 है लास्ट में। 2 1 कम 2, 1 और 6, 2 2 8 16, 2 दूनी के 4 और फिर 0। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 9 18, 2 1 कम 2 और 0। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 चौके 8, 1 और 1 2 पंचे 10, 1 और 1 2 पंचे 10। फिर 5 से काट सकते हैं, 5 9 45 और 5 1 कम 5। 7 से काटेंगे 13 7 91 और फिर 13 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 3640 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 5 गुणे 7 गुणे का 13। अच्छा, अब क्या लिखेंगे आंसर में, चूँकि हम दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अतः दी गई संख्या भाज्य है। क्या है? भाज्य है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। क्या हमारा आंसर आएगा, लिख सकते हैं अतः दी गई संख्या क्या है, भाज्य है। भाज्य है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर है। दे रखा है कि 18 और 117 के HCF को लिखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 18 और 117 का HCF दे रखा है। क्या देखा है, 18m माइनस का 117। तो बोल रहा है m का मान बताइए। m का मान बताइए। फ्रेंड्स, डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्वेश्चन हमने इधर पेपर में नोट कर रखे हैं, तो वहाँ से मैं देख के नोट कर रहा हूँ। दे रखा है 8वां नंबर है कि 18 और 117 के HCF को यदि 18 माइनस 117 के रूप में लिखा जा सकता है तो m का मान बताइए। देखिए हमारा क्वेश्चन पेपर क्या हो गया, नीचे गिर गया। कोई बात नहीं है, हम लोग इसे फिर से सीधा कर ले रहे हैं। m का मान बताना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसका HCF पहले क्या कर लेंगे, इससे पिछले भी हमने एक क्वेश्चन किया था। तो इन दोनों संख्याओं का क्या कर लेंगे, HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे, दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर क्या कर लेंगे, HCF निकाल लेंगे। 117 3 से काट देंगे, 3 3 के 9 और 3 9 27, फिर 3 1 13 कम 13।
18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे का 3, और 117 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 3 9 और 13 9 117। HCF आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, जो मिलेगा दोनों में कॉमन वही लिखेंगे। 2 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 3 3 कॉमन है तो 1 3, 3 3 कॉमन है तो फिर 1 3, ठीक है। और ये 13 इसमें ऊपर नहीं है। HCF हमारा क्या आया 9, और इन्होंने HCF का मान दे रखा है। अगले पेज में लिखेंगे चूंकि HCF बराबर क्या दे रखा है 18m - 117, इसलिए HCF का मान कितना है 9 बराबर 18m - का 117। 18 हम इधर ही रहने दे रहे हैं, 9 ये है, ये माइनस उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 9 7 16, 2 और 126 हो जाएगा। ये बराबर में 18m, m उधर ही रहने देंगे। 18 क्या कर लेंगे, गुणा कर रहा है इधर, भाग करेगा 126, तो 18 के पहाड़े में कितने बार में आता है 18 95, 18 छक्का 108, 18 7 126, क्या आएगा, तो m का मान कितना आ जाएगा 7। तो लिख सकते हैं m बराबर 7, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये है हमारा 8वां क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम देख ले रहे हैं 9वां क्वेश्चन। वीडियो को अगर आपको ये नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें दे रखा है कि अपने बुक में देखेंगे तो दिखेगा कि कोई प्राकृतिक संख्या दे रखा है कि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या ऐसा कोई संख्या है जो 6n 0 पर कहाँ समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, समाप्त हो सकता है या नहीं, ठीक है। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए दी गई संख्या जो दे रखा है 6n, क्या कभी 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हमको दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या n का यदि कोई संख्या ऐसा है जो 0 पर समाप्त होता है, समाप्त होता है। प्राकृतिक संख्या n का यदि कोई ऐसा संख्या है जो 0 पर समाप्त हो सकता है, तो देखिए 5 से वो क्या होगा, कटेगा, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि इकाई के स्थान पर 0 5 होगा तो क्या 5 से विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या n का यदि कोई संख्या ऐसा है जो 0 पर समाप्त होता है तो वह संख्या क्या हो जाएगा, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा, ठीक है। 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। कहने मतलब कि उसके गुणनखंडों में 5 मिलेगा। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6n को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर n। अब इसके गुणनखंडों में कहीं भी 5 नहीं दिखाई दे रहा है, हम लिखेंगे चूंकि 6n के गुणनखंडों में 5 नहीं है, अतः 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख ले रहे हैं। पूछ रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या n, मतलब कि कह रहे हैं इनके कहने का मतलब ये है कि अगर 6 पर हम कोई सी भी प्राकृतिक संख्या डालें तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकता है, ये हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्या ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या है जिसको अगर 6 की घात लगा दिया जाए, मतलब ये कह रहे हैं कि कोई संख्या ऐसा है जिसका इकाई अंक 0 आ रहा है, मतलब 0 पर समाप्त हो रहा है, तो 5 से कटेगा, ये तो पक्का है 5 से कटेगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड में 5 होता तो कह देते कि 5 से मतलब वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, लेकिन 5 नहीं है तो ये संख्या क्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9वां कंप्लीट
हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्याख्या करना है कि दी गई संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस का 13 भाज्य है कि, अब नहीं बोल रहे हैं भाज्य क्यों है, कह रहे हैं भाज्य क्यों है। तो भाज्य क्यों है, अगर कोई पूछे कि 2 गुणे 2 भाज्य क्यों है तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए भाज्य है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लास्ट में प्लस दिया है, इसमें कुछ प्लस टाइप का नहीं था। तो चलिए इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, इसके बाद अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। अगर हो जाएगा तो भाज्य है, और नहीं है तो लिख देंगे भाज्य होगा। हमको चूँकि भाज्य है इसीलिए पूछ रहे क्यों है, वजह बताना। तो क्या लिखेंगे इसको, 11 सतह 77, 77 में गुणा करेंगे, 77 गुणे 13 और प्लस का 13। दो संख्याएं देख ले रहे हैं बराबर में, दोनों संख्याओं में क्या है 13 कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं 13 अगर कॉमन लिए तो बीच में क्या बचेगा 77 और प्लस क्या 1। यही तो दोनों संख्याओं में देखिए, मान ली एक ये मान लिया और एक ये मान लिया, दोनों में क्या मिल रहा है 13, 13 यहाँ से हट गया तो बच गया 77 और 13 एक कम 13। अब 13 से चूँकि ये संख्या क्या है कट रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं चूँकि दी गई संख्या 13 से विभाजित है, अतः संख्या भाज्य है। ठीक है, समझ में आया। इसको पूरा भी सॉल्व करके आंसर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या निकल के आएगा, उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे और ये कह सकते हैं उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसके बाद कह देंगे कि मतलब लिख देंगे कि अगर ये संख्या, चूँकि ये संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त की जा सकती है, इसलिए ये संख्या भाज्य है। और हमने यहाँ से सीधे डायरेक्ट दिखा दिया कि देखिए 13 काट रहा है, 77 प्लस 1 मतलब 13 से ये संख्या कटेगा पूरा का पूरा जो संख्या वो 13 से कट जाएगा, अतः दी गई संख्या क्या है भाज्य है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि किसी खेल का एक मैदान है, ठीक है, उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। एक कोई खेल का मैदान है, वृत्ताकार क्या है ये पथ है, ठीक है। सानिया एक लड़की है जो 18 मिनट में पूरे राउंड को कवर कर रही है। सानिया कितने मिनट कवर कर रही है 18 मिनट में। और एक रवि नाम का लड़का है रवि, और वो कर रहा है उसको 12 मिनट में। और ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर ये दोनों एक ही समय से और एक ही दिशा में एक ही स्थान से दौड़ रहे हैं, तो बताइए कितने देर के बाद वो पुनः उसी स्थान पर आएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे पुनः मिलने का समय बराबर 18 और 12 का एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे हम। चलिए 18 और 12 का एलसीएम एक साथ निकाल सकते हैं। 2 9 18 और 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 9 नहीं कटा तो वैसे का 3 तरीके 9 और 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3। एलसीएम निकालना अगर आप जानते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 तरीके 9 9 18 18 के 36। तो क्या आ जाएगा ये 36। और ये क्या था, चूँकि मिनट थे तो 36 मिनट बाद वे दोनों उसी स्थान पर आकर मिलेंगे। तो ये इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये समाप्त होता है। पुनः उनके पुनः मिलने का स्थान बराबर के लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो दे रखा है वो है एक सेकेंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं। दिखाओ कि संख्या n के लिए 12 n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगा। फिर इसमें वही संख्या दे रखा है। 12वां क्वेश्चन हम स्किप करेंगे। क्यों स्किप करेंगे, क्योंकि 12वां क्वेश्चन सेम
पिछले क्वेश्चन पर था जो कि कह रहा था कि बताइए कि कोई संख्या n दे रखा है, तो बताइए 12n के लिए ऐसी कोई संख्या बनेगा जिसका इकाई अंक 0 हो। तो हम क्या चेक करेंगे, 12 का गुणनखंड चेक करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 की घात n और लिख देंगे। क्योंकि इसके गुणनखंडों में 5 सम्मिलित नहीं है, अतः कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसको 12 पर घात लगा दे तो वो संख्या क्या 0 आ जाए। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन को हमने 6n पर डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन हम दोबारा नहीं करेंगे, उसी के आधार पर इसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल जस्ट पहले ये भी देखा है। चलिए अब हम 13 नंबर कह रहा है निम्नतम भाज्य और निम्नतम अभाज्य संख्या का मौसा बताइए। निम्नतम भाज्य और निम्नतम अभाज्य, पहले दो संख्या लिख लेंगे। निम्नतम अभाज्य मतलब जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, दो इससे ऊपर है तो निम्नतम भाज्य अभाज्य संख्या होगा 3। क्या होगा निम्नतम अभाज्य संख्या होगा, निम्नतम अभाज्य संख्या हमारा क्या होगा, एक सेकंड, निम्नतम अभाज्य संख्या हमारा मानेंगे, एक सेकंड, एक नहीं मानेंगे। एक क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि एक को भाज्य और अभाज्य से दूर रखा गया है। निम्नतम अभाज्य हम मानेंगे 2 को, किसको मानेंगे 2 को। और इसके बाद निम्नतम भाज्य संख्या जो हमारा होगा, निम्नतम भाज्य संख्या तो क्या होगा, वो होगा 4। क्यों, क्योंकि एक को छोड़ देंगे, 2 हमारा अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 4। और इसका HCF पूछ रहा है तो HCF 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 2 तो 2 है ही, तो HCF हम क्या लिख सकते हैं जो दोनों में कॉमन हो, ये और ये मिल जाएगा। इसमें एक और है लेकिन इसमें कोई दूसरा नहीं है, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चल रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। दे रखा है कि 120 और 144 का मौसप और लसप निकालना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। 120 और 144 का, 144 का क्या निकालना है, मौसा और लस दोनों निकालने हैं। तो चलिए पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर ले रहे हैं, फिर फटाफट मौसा लस निकालेंगे। 60 दूनी के 120, 30 दूनी के 60, 15 दूनी के 30, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, 18 दूनी के 36, 9 दूनी के 18, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। 120 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे का 5 और 144 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 1 2 3 ही बार लिखे हैं, इसमें है 4 बार, तो 1 2 और हम ऐड करेंगे और 3 गुणे 3। अब हमको HCF, चलिए हिंदी में लिखा, हिंदी में लिखते रहें, मौसा और लौसा ज्ञात करना। मौसा मतलब HCF, वही जो कॉमन संख्या होती है, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। इसके बाद 2 और दूसरा नहीं है, 3 और दूसरा नहीं है, 5 और दूसरा नहीं है। लसा ये मिल गया, फिर ये मिल गया, फिर ये मिल गया। इसके बाद ये नहीं मिला, फिर ये मिल गया, तो 1 3, ये नहीं मिला फिर भी 3 और ये नहीं मिला फिर भी 5। तो हमारा लौसा क्या आ जाएगा, 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 बत्तीस 16 तिया 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी की 16, 16 दूनी बत्तीस 16 तिया 48, ये तो हो गया आपका 48, 5 तिया 15, 48 गुणे 15, तो 48 में 15 से गुणा कर ले रहे हैं। तो चलिए 48 में 15 से गुणा करना बहुत ही आसान है, 480। ये 48 में 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24 दूनी की 48, मतलब ये, तो ये हो जाएगा 0 8 4 12 4 2 6 7, और इसका मान आ जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24। तो मौसा हमारा ये हो गया और लौसा हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15,
तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, चलिए देख ले रहे हैं। यदि मौसा 35 और 45 5, ठीक है, दे रखा है मौसा 35 और 45 बराबर में दे रखा है 5, ठीक है, और लसा दे रखा है, जो लसा दे रखा है इन्हीं संख्याओं का, वो दे रखा है 63 गुणे ए। क्या दे रखा है? 63 गुणे का ए। तब हमसे पूछ रहा है ए का मान बताइए। क्या पूछ रहा है? ए का मान बताइए। तो चलो इसको हम सूत्र से निकालेंगे, आराम से सूत्र से निकल जाएगा। सूत्र क्या होता है? लसा गुणे मौसा बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल। इससे हम निकालेंगे। लसा हमारा कितना दे रखा है? लसा दे रखा है 63 गुणे ए। गुणा करना है मौसा से। मौसा कितना है? 5। दो संख्याएं क्या है? 35 और 45, ठीक है। 63 में ऐसे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 63 है। रहने दीजिए, गुणा नहीं करेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा? 35 गुणे 45। ये दोनों संख्याएं गुणा कर रही हैं तो क्या ये नीचे आ जाएंगी, भाग करेंगी। 63 गुणे का 5, ये ए है, 9 नहीं है। चलिए 5 एकम 5, 5 9 45, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 7 एकम 7 और 7 पच्चे 35। तो ए का मान क्या निकल के आएगा? 5। ए बराबर 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहाँ पर था लसा, ठीक है। चलिए अब मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 16। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि ए बी का मौसा 12 है। क्या कह रहा है? 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्या है ए और बी, और उनका क्या, इनका जो मौसा दे रखा है वो कितना है? 12 है। तो दो संख्याओं का, और दो संख्याओं का गुणनफल, और इनका गुणनफल क्या है? ए गुणे बी। इन दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 3600। तो लौसा निकालिए। क्या निकालिए? तो लौसा बताना है। पुनः इसी सूत्र पर हम निकालेंगे। लौसा गुणे मौसा बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। लसा हमारा कितना है? मौसा दे रखा है 12। क्या दे रखा है? 12। लसा हमको क्या करना है? लसा बताना है। तो लसा को ऐसे ही रहने दे रहे हैं। दो संख्याएं क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। तो दो संख्या चूंकि है तो हमारे ए बी, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं, इसका गुणनफल दे दिया है पूरा 3600। क्या दे रखा है? 3600। लसा हम इधर ही रहने देंगे। 12 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। 12 एकम 12, 12 3 36। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 300। लसा हमारा कितना आएगा? 300। उम्मीद कर रहे हैं कि पता चला, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमको देखना 17। एक बार फिर से देख रहे हैं। दो संख्या ए और बी दे रखा है, और जिनका मौसा है 12, और उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 3600। तो पूछ रहा है लसा। तो हम सूत्र पे इसको निकालेंगे। लसा गुणे मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो लसा नहीं, लसा पता करना है। मौसा 12 था और दो संख्याओं का गुणनफल भी पता था 3600। और इसके आधार पर हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। लसा इधर रहने दिया, 12 उधर गया तो भाग किया, और आंसर आ गया हमारा 300। तो अब एक क्वेश्चन रह गया है इस चैप्टर का 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। तो ये है, एक वृक्ष दे रखा है, इसको कह रहा है पूरा करने के लिए। x, फिर दे रखा है 2, फिर दे रखा है y, फिर दे रखा है 3, फिर दिया है 1855, फिर दिया है 15, और इसके बाद दिया है 371, फिर दिया है 7, और फिर दिया है z। ठीक है, x, y और z, इनको पूरा करना है। तो देखिए हम इसको, ये बहुत ही ईजी है। इसको करेंगे कैसे? ये हम इन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। जैसे इसका और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो जब हम इसको और इसे मल्टीप्लाई करके इसे लिख सकते हैं, तो हम इससे इसको डिवाइड करके इतना प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार z हमको कैसे मिलेगा? z मिलेगा
371 बट्टे में 7, इससे इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो चलिए 7 से भाग कर लेते हैं। 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, तो 2 और 1 7 तरीके 21। तो जेड का मान कितना आ जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा 53। तो इसमें क्या बोलेंगे 53। अब इसके बाद ये वाई है, वाई कैसे आएगा, इन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई आएगा। तो चलिए वाई बराबर आ जाएगा 1855 गुणे का 3, 5 3 15, 5 3 15, 1 16 और 8 तरीके 24, 1 25 और 3 एकम 3, 3 और 2 5। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं। 3 5 15 और 3 5 15, 1 16 हासिल 1 और 3 8 24, 24 1 25 और 3 एकम 3, 3 और 2 5। ठीक है, पुनः तो y का मान हमारा क्या हो गया 5565, और पुनः दे रहा है x का मान। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y का मान इतना आ गया तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे। तो चलिए 2 से गुणा करके इसका मान क्या आएगा, 2 गुणे 55 65। तो 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 1 13, 2 पंचे 10, 1 11 और 2 पंचे 10 और 1 11। तो x बराबर क्या लिखेंगे 11,130 और y बराबर हो जाएगा हमारा 5565 और z बराबर होगा हमारा 53। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर 1.1 समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ही हम ये अपना जो वीडियो है इसको यहीं पर विराम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।